आइए आज हम चर्चा करेंगे बहुलक या मोड या जिसे हम भूइष्टक भी कहते हैं, इसे हम कैसे कैलकुलेट करें। सामान्य तौर पर जो मोड या जिसे हम बहुलक भी कहते हैं, इसे कैलकुलेट करते समय हमें एक छोटी सी बात ये याद रखनी है कि ऐसा मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो। हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ग है या कौन सा पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो, और जो आवृत्ति सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट है उसी का पद मूल्य जो है वही मोड या भूइष्टक होता है। या हम ये कह सकते हैं कि भूइष्टक श्रेणी का एक ऐसा मूल्य है जो अन्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक बार आता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनकी आयु के जो डेटा या आंकड़े हैं वो निम्नलिखित हैं। भूइष्टक ज्ञात करिए, मोड ज्ञात करिए। और आयु जो है क्लास के वो उन बच्चों की है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 15, 17, 18, 20, 22, 24, 21, 17, 16, 15, 21, 22, 23, 22, 17, 22, 18, 22, 19, 20 फॉर एग्जाम्पल। ये हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 बच्चे, 20 छात्रों का आयु का ये विवरण है। अब अगर आप देखें कि अगर हम इसको संख्याओं को अगर हम रीअरेंज करते हैं, ठीक, तो हमें क्या मिलता है। फिर से एक बार देखते हैं। 15, फिर ये 15, ओके, उसके बाद आ गया फिर 16, 16 के बाद आया 17, 17, 1, 2, 3 बार 17 आया। उसके बाद 18 आया है 2 बार, 18, 18, फिर आया है 19, एक बार आया है। उसके बाद हम देखते हैं 20 आया है 1, 2 बार। उसके बाद 21 है 1, 2 बार, 21, 21। फिर 22 है 22 है 1, 2, 3, 4, 5। 22, 22, 22, 22, 22। उसके बाद आया है 23 एक बार, एंड देन 24 एक बार। अब अगर आप हमने क्या किया, इन 20 छात्रों की जो आयु है उसको रीअरेंज किया, तो हमें क्या देखने को मिला। ये ग्रुपिंग हमने बना ली। अब इसमें 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 5, 1, 1। अब हमें ये देखने समझ में ये आ रहा है कि ये जो 22 है ये 5 बार रिपीट हुआ है, राइट। ये हमने क्या किया, बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसे जमाते हैं, तो देखते हैं कि ये संख्याएं 5 बार आई हैं ये। तो जो जबकि दूसरे जो संख्याएं हैं वो 5 से कम है, तो हम देखकर ये कह सकते हैं कि इन आंकड़ों का मोड 22 होगा। मोड को हम Z से दर्शाते हैं, ये यहाँ पे 22 है। तो ये केवल निरीक्षण से हमने डिसाइड कर लिया कि कैसे मोड हमको कैलकुलेट करना है। ओके, इसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे पास कुछ ऐसे आंकड़े होते हैं। एग्जाम्पल 1, मैं सारे एग्जाम्पल्स देख के सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, मान लीजिए अखंडित श्रेणी लेते हैं हम, और अखंडित श्रेणी में हमने कुछ आंकड़े लिए
राइट। और उन आंकड़ों को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए पद मूल्य दिया हुआ है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वैल्यू दी हुई है और इसकी आवृत्ति, यानी यहां पर अब फ्रीक्वेंसी भी दी जा रही है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, हमने देखा अखंडित श्रेणी। अखंडित श्रेणी में अब यहाँ पे आवृत्ति आ गई। ये इंडिपेंडेंट वर्ग था जिसमें हमने व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, हमने केवल निरीक्षण करके मोड ज्ञात कर लिया था। लेकिन चूंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, अब फ्रीक्वेंसी से अगर हम देखते हैं तो आवृत्ति अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो ये 9 ग्रुपिंग हमें 2 बार दिख रही है। तो मोड 12 भी हो सकता है, मोड 14 भी हो सकता है। अब हमें ये नहीं, अब हम ये देख कर नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका मोड 12 है या 14 है। तो ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ पर समूहीकरण का सहारा लेंगे। हम यहाँ पे ग्रुपिंग बनाएंगे और ग्रुपिंग का बड़ा सिंपल सा है। हमने जो ग्रुपिंग बनाई, ग्रुपिंग जो भी बनेगी वो फ्रीक्वेंसी की बनेगी। ओके, तो अब ये पद मूल्य हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इनकी फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। तो इस फ्रीक्वेंसी का अब हम समूहीकरण करेंगे। अगर आप देखें तो इस समूहीकरण का मतलब होता है एक एक का ग्रुप बनाना, जो सबसे बड़ा है उसका योग करना, फिर जितने दो दो आवृत्ति के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसका ग्रुपिंग करना, योग करना, सर्वाधिक अंक निकालना, फिर तीन तीन की ग्रुपिंग में सेम चीज रिपीट करना। तो ये एक एक का ग्रुपिंग पहले से बन चुका है। अब हम दो दो की ग्रुपिंग करते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 6। ये फर्स्ट फेज हो गया है। अब क्या और भी ग्रुप संभव हैं? इसको निकालने के लिए अब हम ये पहले संख्या को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हमने 5 को छोड़ दिया, तो अब ये नया ग्रुप आ गया, दो दो का 6, 8, 7, 9, 8, 9। अब हम अगले स्टेप पे अगर दूसरे फिगर को 6 को भूलते हैं तो ये 7, 8 ये ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। तो ये डबल ग्रुपिंग, 2 की ग्रुपिंग हो चुकी है। अब इसी तरह आवृत्ति में अब हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। तो हमने पहले ग्रुपिंग की 5, 6, 8, दूसरी 7, 9, 8, नीचे नहीं बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक में। अब हम 5 को भूलेंगे थोड़ी देर के लिए, अवॉइड करके उसके नीचे से ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब आया 6, 8, 7, 9, 8, 9, ये ग्रुप बन गया है। अब हम सेकंड को भी छोड़ेंगे 6 को और नीचे से देखेंगे 8 का, 8, 7, 9 ये ग्रुप नहीं बना है, 8, 7, 9 और 8, 9, 6 ये भी 2 ग्रुप बन गए। अब हमने 8 को छोड़ दिया, तो एक एक करके हम ड्रॉप करते जा रहे हैं इनको। अब 8 को किया तो नीचे देखिए 7, 9, 8 का ये ग्रुप बन चुका है। तो ये मैक्सिमम ग्रुप हैं जो सिंगल और डबल और 3 बार के अंकों के समूहीकरण से बनेंगे। अब इनको ऐड करते जाइए आप। अब यहाँ पर ऐड करते जाइए, ये 6, 5, 11, 15, 17, 15। वैसे इन दो को ऐड करिए तो ये हो गया 8, 6, ये 14, 16 और ये हो गया 17। सिमिलरली अब आप ये 3 को ऐड करिए, ये हो गया 19 और 24। अब ये 3 को आप करते हैं यानी 6, 8, 7, तो ये आपका हो गया 21 और इधर करते हैं आप 8, 9, 8 तो हो गया 26। फिर आप ये ग्रुपिंग ले रहे हैं 8, 7, 9,
ये हो गया 24 और लास्ट ग्रुपिंग आप लेते हैं 8 9 6 23। तो आपने क्या किया, सिंगल की ग्रुपिंग बनाई, ठीक, फिर सेकंड सेकंड का ग्रुप बनाया, फिर थर्ड थर्ड, तीन तीन फिगर्स का आपने ग्रुप बनाया। अब जो ग्रुपिंग बनाई है इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है उसे आप सर्कल करते जाइए। पहले ग्रुप ये है, सेकंड ग्रुप में 17 सबसे ज्यादा, थर्ड रो में 17, फोर्थ में 24, फिफ्थ में 26, सिक्स्थ में 24। अब आपको ये पता चल गया है कि किस ग्रुप में कौन सा पद आ रहा है। अब आप देखिए पहले ग्रुप में 9, 9 में कौन सा आया, ये 12 आ गया और 9 में 14 आ गया। ये जिस पद को ग्रहण कर रहा है, जिस पद को अपने आवेश में ले रहा है, वो पद आपको लिखना है। अब सेकंड में आइए, 17 बड़ा है, ये सबसे बड़ा 17, 17 कौन कौन से दो पद ले रहा है, 9 और 8 यानी 12 और 13। ये 12 आ गया, ये 13 एक बार आ गया। केवल आपको फिगर्स लिखते जाना है। अब आइए 17, 17 कौन से दो पद दे रहा है, 8 और 9, 8 और 9 मतलब ये है 13 और ये है 14। नेक्स्ट आइए 24, 24 तीन पद कौन से ले रहा है, 7 9 8 यानी 11 12 13, 11 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आया 26, 26 ले रहा है 8 9 8 यानी 12 13 14, 12 13 14। फिर आइए 24, 24 ले रहा है 10 11 12, 10 11 12। अब देखिए सर्वाधिक कौन सा आ रहा है, 10 एक बार आया, 12 दो बार, सॉरी 11 दो बार, 12 आया 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया, 13 आया 4 टाइम्स, 14 आया 3 टाइम्स। यानी जो 12 आया है 5 बार, यही आपका मोड है। अब इसमें ये Z12 आया है। तो इस प्रकार समूहीकरण से जब हमें आवृत्ति दी हुई हो और वर्गांतर नहीं हो पदों में, राइट, सीधे सीधे पद अगर हैं, अखंडित हैं, तो हम इस प्रकार से भूइष्ठक निकाल सकते हैं। अब इसके बाद एक और सिनेरियो आता है जहां वर्ग दिया हुआ है। एग्जाम्पल 3 मैं लेता हूं, यहां पर वर्गांतर है और वर्गांतर में अब हम तरीका बिल्कुल यही अपनाएंगे, लेकिन चूंकि वहां वर्ग है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। वर्गीकृत श्रेणी में अब ये हम लेते हैं, वर्गीकृत श्रेणी में Z निकालना। ओके। अब वर्गीकृत में क्या होता है कि हम चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब ये हमें वर्ग दिया हुआ है, कोई भी एक वर्ग लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 30, 30 to 40, 40 to 50, मान लीजिए मैं इतना ही ले रहा हूं। और ये फ्रीक्वेंसी कर्मचारियों की संख्या दी हुई है 6 10 8, ओके, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब ये वर्गीकृत श्रेणी है, तो सामान्यतया हमें यहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि सर्वाधिक फ्रीक्वेंसी में इस वर्गांतर में, अब यहां पर हमें सबसे पहला काम जो करना है कि ये आवृत्ति हमें प्रथम दृष्टया दिख रही है कि 10 से 20
वर्ग जो है ये 10 छात्र हैं या 10 बार आवृत्ति इसकी बारंबारता हुई है। तो हमें देखने में समझ में आ जा रहा है कि मोड जो है वो ये वर्ग है, 10 से 20 वर्ग में मोड है। ये हमने केवल देखने से अंदाजा लगाया है कि मोड यहाँ पर 10 से 20 के बीच में आएगा। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए यहां भी 10 होता तो चूंकि दोनों 10-10 बारंबारता के हैं, तो ऐसी स्थिति में यहां हमें फिर से इस समूहीकरण का सहारा लेना पड़ता। अगर यहां भी 10 होता तो हम ये नहीं जानते थे कि मोड 10 से 20 में आएगा या 40 से 50 में आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी 10 बार रिपीट हुई है। तो ऐसी स्थिति में यहां हमें समूहीकरण की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर हम अभी थोड़ी सुविधा के लिए हमने यहाँ पर मान लीजिए 2 ले लिए, 10 6 16 5 21 8 28 29 30। ओके, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में हमें देखने से, निरीक्षण करने से हमें ये वर्ग पता चल गया है कि 10 से 20 वर्ग में भूइष्ठक होगा। अब वर्ग अंतर हमें पता चल चुका है 10 से 20, लेकिन हमें एग्जैक्ट मोड नहीं है। इसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं और वो सूत्र है, बड़ा दिखने में थोड़ा सा डरावना वो सूत्र रहता है, लेकिन L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 L2 माइनस L1। ये L1 और L2 है उच्च सीमा, उच्च सीमा यानी जो वर्ग है उसकी। L1 है निम्न सीमा। जो भी वर्ग आया, अब यहां जैसे कि ये 10 से 20 है तो इसमें उच्च सीमा L2 होगा 20 और L1 हो जाएगा 10। ठीक, अब इसमें जब आवृत्ति दी हुई हो, राइट, तो इस आवृत्ति को हमें संचयी आवृत्ति में सबसे पहले बनाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो हमने चेंज कर दिया, 6 नीचे वाले को जोड़ते जाओ, 16 16 8 24 24 5 29, एक रखता हूं, कैलकुलेशन सही होगा। 6 10 6 16 8 24 24 5 29 और 1 30 और ये n है 30। ये संचयी आवृत्ति आ गई। अब थोड़ा देखिए, अब यहाँ 3 फंक्शन बता रहा है, ठीक, F0 F1 और F2। ठीक, ये F0 F1 या F2 जो है ये और कुछ नहीं है, आवृत्ति है। ठीक, और आवृत्ति इसमें हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो गलतियां होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार F की जगह F0 F0 की जगह F2 और इस तरह की गलतियां अक्सर करते हैं। ठीक, अब यहां पर इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, क्रम यही रहेगा F0 F1 F2, यानी 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 और फिर 2। ये जो F1 है इसमें जो वर्ग है ना, वर्ग की आवृत्ति F1 रहेगी। ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, यानी जो भी वर्ग आया है आपका, उस वर्ग की आवृत्ति आपकी F1 रहेगी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं,
ये 10 है, यानी ये आ गया F1। ठीक, अब इसके ऊपर वाली कर दीजिए F0 और नीचे वाली कर दीजिए F2। इसके ऊपर वाली आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है F0 और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आप कर दीजिए F2। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाइए अभी। तो F0 हो गई वर्ग के ऊपर की आवृत्ति, F1 वर्ग की आवृत्ति, F2 हो गई वर्ग के नीचे की आवृत्ति। ठीक, अब देखिए Z, यहाँ संचयी आवृत्ति मैंने केवल ऐसी बनाई थी, संचयी आवृत्ति की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल। अब L1 है 10 प्लस F1 माइनस F0। अब आपका यहाँ सब समझ में आ गया है। L1 है 10, L2 है 20, F0 है आपका 6, F1 है 10 और F2 है यहाँ पर 8। इस हिसाब से आप इस फॉर्मूले में निम्नांकित संख्याओं को डालकर सीधे सीधे मोड निकाल सकते हैं। F1 10 माइनस 6/2 इंटू 10 माइनस F0 इज 6 माइनस F2 इज 8। ठीक, और ये 20 ऋण 10 ये आपका आ गया है। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आपको भूइष्ठक ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखिएगा, नॉर्मली ये मैंने जो संचयी आवृत्ति बताई थी, कई बार क्या होता है, ये तो सिंपल सा मोड है, कई बार आ जाता है सेम क्वेश्चन रहेगा और उसमें दे देता है निम्नांकित से माध्य, मध्यिका और भूइष्ठक ज्ञात करिए। दोनों चीजें, तीनों चीजें एक साथ देगा, यानी यहां पर कई बार दे देता, या माध्य ना भी दे, चलिए मैं मान के चलता हूं माध्य, मध्यिका और भूइष्ठक ज्ञात कीजिए। तीनों एक साथ दे दिया इसने इसी सेम क्वेश्चन में। ऐसी स्थिति में अगर केवल भूइष्ठक पूछ रहा है तो इस संचयी आवृत्ति देने की आपको आवश्यकता, कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में माध्य या मध्यिका के साथ पूछ दिया तो आपको, जैसा पिछले लेक्चर में हमने मीडियन पढ़ा था, मीडियन में आपको M-C करना होता है, संचयी आवृत्ति निकालनी होगी। उसके लिए आपको संचयी आवृत्ति का एक अतिरिक्त कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि माध्य भी कैसे निकालें एक ही वर्ग से, एक ही फ्रीक्वेंसी से, उसी से मध्यका कैसे निकालें और उसी से मोड कैसे निकालें। तो सिंपल सा है, माध्य, मध्यका और भूइष्ठक जब तीनों दिया है तो आपका ये वर्ग रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी है, आपको उसको संचयी आवृत्ति में बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर केवल भूइष्ठक निकालना है, केवल अगर Z निकालना है, तो आपको ऐसी स्थिति में संचयी आवृत्ति देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है मोड का, ये आपको मदद करता है किस प्रकार से वर्गीकृत श्रेणी में, जहां वर्गांतर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी है, आप मोड निकालते हैं। ठीक, थैंक यू।